हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों को लेकर आए। तो आप देख सकते हैं अध्याय 3 है आपकी, और पाठ का नाम है मुद्रा और साख। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। आप देख सकते हैं कक्षा 10 और पाठ का नाम मुद्रा और साख। इसके हम वन लाइनर वाले प्रश्न हैं, उसको हम आज हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान, इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है इसमें मुद्रा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम क्या होता है? यानी मुद्रा यानी पैसा विनिमय का माध्यम होता है। जब हम वस्तुओं को क्रय करते हैं तो हम क्या मुद्रा उनको देते हैं और वो मुद्रा के बदले हमें वस्तुएं देते हैं। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्राओं। मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। यानी मुद्रा से क्या करते हैं? वस्तुओं को खरीदते हैं और तथा सेवाओं को क्रय करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यह मुद्रा चलने से पूर्व मुद्रा क्या होता है? पैसा यानी रुपया, है ना। तो मुद्रा के प्रचलन से पहले आप देख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जब मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले क्या करते थे लोग? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाते थे। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय कहलाता था। ठीक है। यानी वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु को बदलकर अपनी आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम से के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। यानी किसी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्या कर सकती है? प्राधिकृत कर सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। यानी कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो केंद्रीय सरकार की तरफ से क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है यानी छापता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। यानी भारत की जो मुद्रा है ये उसको क्या कहते हैं? रुपया नाम है उसका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न माने क्या होता है? अलग अलग। यानी भिन्न भिन्न देशों की यानी अलग अलग देशों की मुद्राएं भी अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का पहला कार्य सबसे पहले क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी कि वस्तुओं को अदला बदली करना। यानी कि हम किसी बाजार में जाते हैं तो कोई हमें मोबाइल लेते हैं या कोई वस्तु लेते हैं तो हम क्या देते हैं? उसको मुद्रा देते हैं, वो हमें वस्तुएं देते हैं। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। यानी बैंकों में जो धन जमा करते हैं हम, उसको हम कभी भी मांग के रूप में कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो बैंकों में जो जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? धन जमा करना, और दूसरा ऋण प्रदान करना। ऋण माने क्या होता है? पैसा। यानी कि जब हम लोन लेते हैं तो उसको हम ऋण कहते हैं। तो व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य क्या है? धन जमा करना यानी पैसे को जमा करना, दूसरा ऋण प्रदान करना यानी लोन प्रदान करना लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। यानी कि चलन मुद्रा, अभी आपने देखा होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी कि या अपन इसकी परिभाषा कह सकते हैं मुद्रा को चलन से बाहर कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। यह इसमें लिखा हुआ है चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, भारत में 8 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 रुपये के नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था। विमुद्रीकृत माना क्या होता है, नोटबंदी करना। तो इसमें 8 नवंबर का दिन था, उस दिन 2016 को 1000 और 500 के नोटों को भारत सरकार ने नोटों को क्या विमुद्रीकरण किया था, यानी नोटबंदी की थी। अगला क्वेश्चन है, चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ऋण के स्रोत। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, लोगों से को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम ऋण लेते हैं ना। ऋण यानी पैसा उधार लेना। तो इसमें औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। तो इसमें देखिए हम दो प्रकार से लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखिए औपचारिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, इसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। आप देखिए औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता कौन होते हैं, बैंक और सहकारी समितियां होती हैं, ठीक है। इसके ऋणदाता माने ऋण को देने वाले, पैसा देने वाले, उधार पैसा देने वाले। और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौन आता है, साहूकार, मकान महाजन, व्यापारी या कोई दुकानदार, इसमें मालिक भी आ सकते हैं। तो इसमें देखिए औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें देखिए बैंक और सहकारी समिति आती हैं औपचारिक स्रोतों में। अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, महाजन, व्यापारी, मालिक। इसमें देखिए ब्याज की दर क्या होती है, औपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दर कम होती है, अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दर अधिक होती है। और अनौपचारिक क्षेत्रों की ये आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं, और इसके लिए अनौपचारिक क्षेत्रों की निगरानी कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे आगे आपका औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था क्या है, रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक इसकी निगरानी में काम, इसकी देखरेख करता है। अगला है अनौपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ऋण स्रोत हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह क्या करते हैं, ऋण देते हैं, लोगों को पैसा उधार देते हैं। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं, है ना। यानी कि स्व सहायता समूह में होते हैं तो उनमें 20 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं। यानी कि ये क्या, छोटे छोटे अपने पूंजी को बचा के रखते हैं और बैंक में जो जमा करते चलते हैं सब लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है। यानी जरूरतमंदों को ये क्या ऋण पैसा उधार देते हैं और कम ब्याज पे देते हैं, ठीक है। अगला है अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण पर ब्याज दर उच्च होती है यानी अधिक होती है। जो औपचारिक क्षेत्रों के ऋण होते हैं यानी कि उससे उधार पैसा लेते हैं, उस पर क्या है, ब्याज की दर अधिक होती है। अगला है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। यानी इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी 2006 में मिल चुका है, ठीक है। इनका नाम क्या है, मोहम्मद यूनुस को दिया गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, वो है आपका अध्याय, इसमें देखिए अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें देखिए प्रश्न पहला है, इसमें वैश्वीकरण है ना। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट है इसमें वैश्वीकरण के आयाम। कौन कौन से आयाम है? सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसके 3 आयाम है वैश्वीकरण के, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, जिससे देखिए दोबारा से देखना है, जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन, यानी उत्पादन माने क्या होते हैं? वस्तुओं को पैदा करना, पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का संक्षिप्त रूप क्या है? MNC है। ठीक है, यानी संक्षिप्त में उनको क्या कहते हैं? MNC कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना होता है इनका। ठीक है, उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना होता है। किसका उद्देश्य होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अब देखिए अगला है नेक्स्ट, विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। यानी बहुत विकासशील देश, हमारा देश भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया निवेश, स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। ठीक है, यानी निवेश माने क्या होता है? पैसा लगाना है। ऐसे जमीन खरीदना, इसमें क्या क्या देखिए, भूमि, भवन, मशीनरी आदि स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। यानी भूमि खरीदना, भवन खरीदना, मशीन खरीदना, ये स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। अगला है क्वेश्चन, वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? WTO। इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड माने क्या होता है? विश्व, और ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संगठन। तो इसका नाम संगठन में, यानी विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट में? WTO, है ना। अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, यानी विश्व व्यापार का संगठन का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 160 है। यानी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 160 है। अगला क्वेश्चन है, आयात पर कर व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। ठीक है, आप आयात पर जो कर लगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई, या इसको कह सकते हैं भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के कदम, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आयात कोटा, सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना। ठीक है, इसमें क्या क्या सीमित किया गया? इसमें देखिए, भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? इनमें देखिए कौन कौन सी कंपनी है भारत की। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम, टाटा मोटर्स या मोटर गाड़ियां, इंफोसिस, इसको क्या IT कहते हैं शॉर्ट में, रैनबैक्सी, ये दवाइयाँ की है, एशियन पेंट, ये पेंट, और सुंदरम फास्टनर्स नट बोल्ट, है ना। तो ये क्या है? कौन सी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम है जो भारत में भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम।
क्या क्या है वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम? एक तो रोजगार में वृद्धि और दूसरा है उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं के विकल्प। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक क्या हो जाएगा? लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि होती है इससे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से, और इसमें बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार, है ना। तो इसमें देखिए वैश्वीकरण से लाभ भी होता है, ये तो लाभ सकारात्मक परिणाम यानी लाभ, रोजगार में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं का विकल्प। और नकारात्मक परिणाम क्या होता है? हानि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को इससे क्षति होती है यानी हानि होती है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार। तो ये थे आपके अर्थशास्त्र के वन लाइनर वाले क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।